हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? बच्चों, ये वही फीता है जिससे दर्जी माप लेता है और यह पैमाना है जिसे कि आप अपने ज्यामिति बॉक्स में रखते हैं यानी पेंसिल बॉक्स में। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। ये देखिए बच्चों, यह है दीपा, ये अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम। चलिए 5.1 हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और कदमों की संख्या गिनता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वह मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश कहता है। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिश्त यानी हैंड स्पैन कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं, हाथ से जिस तरह मापा जाता है इसे कहते हैं हम बालिश्त। ये एक बार मापना यानी एक बालिश्त। हिंदी में इसे हैंड स्पैन कहते हैं। तालिका 5.1 मेज की लंबाई मापन। विद्यार्थी का नाम अनीश। अनीश के हाथ से बालिश्तों की संख्या 13 से थोड़ा अधिक है। पद्मा में 13 है। तस्नीम के माप में 13 से थोड़ा कम। दीपा के माप में 13 एवं 14 के बीच में। हरदीप के माप में 14। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं, सभी के बालिश्त की लंबाई अलग अलग है क्योंकि सभी के शरीर का माप अलग है और इसी आधार पर सबकी बालिश्त का नाप अलग अलग आ रहा है। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई माप में हम सभी के बालिश्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिश्तों की माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करें। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिश्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिश्त की लंबाई से
मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक यानी यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिश्त के समान है तो 13 संख्या है और बालिश्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बालिश्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का मापन एक समान हो। और अधिक जानें, चलिए बच्चों देखें यहाँ क्या लिखा है। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थानों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। 5.2 मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुईं। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मापक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। बच्चों, इस लाइन को ध्यान दीजिए या पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और इसका प्रतीक ये स्मॉल एम यानी जो छोटा वाला अक्षर है एम का वो है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर यानी सीएम कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। एमएम यानी मिलीमीटर लंबाई का सबसे छोटा मान है। बच्चों, मिलीमीटर लंबाई का सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए देखें यहाँ क्या लिखा है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? बच्चों, आपको जिस मापक के बारे में बताया गया है वह यह स्केल है। इसे पैमाना कहते हैं। इसे मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। यह देखिए, ये हैं सेंटीमीटर। 0 से लेकर 1 तक। इधर देखिए, 0 से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से 0 से 15 तक ये 15 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
0 से लेकर 1 तक भी ये छोटे-छोटे 10 बराबर भागों में बटा है। ये 0 से लेकर ये 1 लाइन तक की दूरी 1 मिलीमीटर है। ये सबसे छोटा पैमाना माना जाएगा लंबाई का। और 0 से लेकर 1 तक ये 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना है, जो कि अभी हमने पीले रंग में पैमाना देखा। यही सेम टू सेम बिल्कुल उसी प्रकार ये हरे रंग का पैमाना है। देखिए, 0 से लेकर 5 से 10 फिर 15, 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, 10 बराबर भागों में बटा है, ये 1 पाई तक 1 मिलीमीटर। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब इधर से देखते हैं, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। चलिए यहाँ देखें, ये दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न-भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी होगी। 5.3 लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है, तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, ये पैमाना सीधा रखा गया है, यह सही विधि है, और यहाँ 0 से शुरू है। अब ये पैमाना थोड़ा तिरछा रखा गया है, तो ये सही विधि नहीं है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक चित्र 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए। बच्चों, आपकी जो आंख है उसकी स्थिति बिल्कुल इसी नोक यहाँ पर होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र 5.6 का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक
10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर घटा 1.0 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। बच्चों, इस चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोना टूटा हुआ है। अब ये यहाँ 1 से शुरू है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हुआ। हमें यहाँ पर इतना घटाना होगा। ये कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। तो जब लंबाई हमारी 10.4 आई, तो उसमें से हमने ये देखिए 1.0 को घटा दिया, तो हमारी सही लंबाई आई 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। क्रियाकलाप 5.1। आइए मापन करें। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ यानी इरेजर। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। बच्चों, यह एक तालिका है 5.2 लंबाई का मापन। यहाँ पे आपको वस्तुओं का नाम लिखना है, जैसे पेंसिल हो गई, आपका रबड़ हो गया, पेन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, और यहाँ उनकी लंबाई लिखनी है आपको। देखिए बालक क्या सोच रहा है। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या भिन्न है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm, मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसीलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। 5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अनीश और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? बच्चों, ये देखिए, ये विद्युत लड़ी लगी हुई है। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार। 5.5 स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनिश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। चित्र 5.9। यह देखिए बच्चों, दीपा एवं उसके मित्रों के घरों, बस स्टैंड, विद्यालय और स्थान उद्यान की स्थिति। यह बस स्टैंड है, यह विद्यालय है,
यह दीपा का घर है, अनीश का घर, हरदीप का घर, तस्नीम का घर, पद्मा का घर। और यह है उद्यान। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। चित्र 5.9 को देखिए। तब उनका प्रेक्षण भिन्न-भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने-अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान, जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता, तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक ऊंचाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। बच्चों, यह देखिए चित्र 5.10। इसमें यह मापन टेप है और ये देखिए ये लचीला भी है। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। चित्र 5.11। बच्चों, ये देखिए कबड्डी का कोर्ट बच्चे शिक्षिका के लिए बना रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। यह है संदर्भ बिंदु। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर, ये देखिए यह है सूचक पत्थर, लिखा था। चित्र 5.12। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को अंकित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। बच्चों, ये देखिए ये दिल्ली है और यदि हम यहाँ पर हैं तो दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 60, 50, 40, 30 जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं दूरी कम हो रही है। 20, 10 और ये हम दिल्ली पहुंच गए। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसे कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है, तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं गतिशील वस्तुएं। 5.6 क्रियाकलाप 5.2 आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर यानी विराम अवस्था में हैं। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए कि आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। ये देखिए बच्चों, यह है तालिका 5.3। अपने आसपास के वस्तुओं का प्रेक्षण। गतिशील वस्तुएं जैसे गाय खेत में चर रही है। औचित्य, स्थिर वस्तुएं पेड़। औचित्य, आपको यह तालिका पूर्ण करनी है। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है।
यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील हैं? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही थी। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर हैं। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गति में है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? गति के प्रकार 5.7 गति के प्रकार क्रियाकलाप 5.3 आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह सीधी रेखा के अनुदिश चित्र 5.14 गति कर सकता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? क्रियाकलाप 5.4 आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोलों की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.5 आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को चित्र 5.16 लटकाइए। अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है, यानी इस तरीके की गति, झूले की भांति। क्रियाकलाप 5.6 आइए जांच करें। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.17 कर सकते हैं। पट्टी यानी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करती हैं? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। ये देखिए बच्चों, ये एक पतली पट्टी है, इसे ऐसे दबा के नीचे छोड़ा गया और ये ऊपर नीचे गति कर रही है दोलन की भांति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है
तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों की प्रकृति में आवर्ती गति है। क्रियाकलाप 5.7 आइए पहचानें। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों को अथवा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। तालिका 5.4 सभी गति सूचीबद्ध कीजिए। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा, इसका औचित्य बताइए। ये देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की गतियां। अब ये देखिए तालिका 5.4 गति के प्रकार। वस्तु, आपको यहाँ पे झूला और उसके बाद सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति जैसे नियत बिंदु की इधर गति इत्यादि यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इस झूले में रेखीय गति है, इसमें वृत्तीय गति है, इसमें दोलन है, इसमें भी वृत्तीय गति है। यहाँ पर ऊपर नीचे दोलन की भांति है और ये एक रेखीय गति है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। बच्चों, ये स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में है दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी। यहाँ सामने सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन जब हम अधिक दूरी का मापन लेते हैं तो हमें किलोमीटर से उसे मापना होता है। तो दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी होगी किलोमीटर में। सिक्के की मोटाई, सिक्का काफ़ी पतला होता है और बहुत कम मापन की ज़रूरत है, इसके लिए हमें मिलीमीटर की ज़रूरत होगी। रबड़ यानी इरेज़र की लंबाई के लिए हमें सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये छोटा है। विद्यालय के मैदान की लंबाई के लिए हमें मीटर के माप की आवश्यकता है। तो यह है उत्तर। दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी आप कैसे मापेंगे? किलोमीटर में। सिक्के की मोटाई को आप कैसे मापेंगे? मिलीमीटर में। रबड़ इरेजर की लंबाई सेंटीमीटर में। विद्यालय के मैदान की लंबाई कैसे मापेंगे? मीटर में। चलिए प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। का एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। बिल्कुल सही। एक कार बिल्कुल सीधी सड़क पर चल रही है तो वह सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। का उत्तर सत्य होगा। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। बिल्कुल सत्य, वह गति में ही है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यह गलत है। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं होते, तो यह असत्य है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? बच्चों, मानक मात्रक के बारे में हमने चर्चा की थी। मानक मात्रक वे होते हैं जो कि बिल्कुल सही सटीक नाप देते हैं। तो मिलीमीटर भी है मानक मात्रक, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, लेकिन बालिस्ट मानक मात्रक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बालिश्त, क्योंकि किसी की बालिश्त छोटी किसी की बड़ी हो सकती है। प्रश्न 4, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मानक फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान मतलब सबसे छोटे मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। उत्तर, प्रत्येक पैमाने के लिए लघुत्तम मान निम्नलिखित हैं। 1, मानक फीता 1 मिलीमीटर, मीटर रूलर में भी 1 मिलीमीटर, छोटी स्केल में भी 1 मिलीमीटर। बिल्कुल छोटा सा माप होता है 1 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा। प्रश्न 5,
मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम 1 किलोमीटर में देखते हैं कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस हिसाब से हमें 1.5 किलोमीटर को 1000 से गुणा करना होगा और हमें मिलेगा 1500 मीटर। तो मीटर में जब हम व्यक्त करेंगे दूरी तो 1500 मीटर होगी। एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। उत्तर: हमने एक गिलास लेकर उसके तल का वक्र के माप को मापन फीते की सहायता से मापा। हमने उसके तल के यह तल के वक्र के भाग को मापन फीते की सहायता से मापा। यह माप 15 सेंटीमीटर है। इसीलिए बोतल के तल के वक्र के भाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। बच्चों, आपके दोस्त की लंबाई कुछ भी हो सकती है। यहाँ हमने उदाहरण में 1.10 मीटर है। अब उसे सेंटीमीटर में मापने के लिए हम क्या करेंगे? मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 से गुना कर देंगे तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मिलीमीटर के लिए आ जाइए। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 से गुना करेंगे तो 1100 मिलीमीटर हो जाएगा। प्रश्न 8, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। उत्तर: पुस्तिका का किनारा 30 सेंटीमीटर है और उसके सिक्कों का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो अनुमानित सिक्कों की संख्या 15 होगी। तो देखिए बच्चों, 30 है, किनारा 30 सेंटीमीटर है, तो सिक्के का व्यास क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि जो है 30 और 2 को अगर हम एक दूसरे से भाग कर दे तो कितना आएगा? 15। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 15। प्रश्न 9, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर: सरल रेखीय गति, सीधी सड़क पर चलती कार, गिरती हुई गेंद। वृत्तीय गति, गोल गोल घूमने वाली, गोल घूमने वाला झूला, गोल घूमता पंखा। दोलन गति, घड़ी का पेंडुलम, झूला झूलने की गति। चलिए प्रश्न 10 पे आते हैं। अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में और कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं उनकी तालिका 5.6 में लिखिए। तो चलिए हमने यहाँ तालिका कंप्लीट कर दी है। लंबाई का उपयुक्त मात्रक और मापनीय वस्तु। मिलीमीटर में क्या नापेंगे? जो छोटे छोटे हों, जैसे चावल का दाना, पेन की नोक। सेंटीमीटर में थोड़े बड़े आकार हो सकते हैं, जैसे कॉपी, पेंसिल। मीटर में और बड़े, दरवाज़ा, अलमारी। चलिए प्रश्न 11, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, यानी यहाँ से, और बिंदु च से निकलती है। देखिए ऐसे चलती है गेंद और ऐसे घूम के यहाँ से निकलती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। बच्चों, क से ग तक सरल रेखीय गति। ये क से ग तक सरल रेखीय गति है। अब ग से ड़ तक, अब देखिए यहाँ से ग से लेकर ऐसे घूम के आ रहा है ना वृत्त की तरह, ड़ तक, ये वृत्तीय गति होगी। और ड़ से च तक सरल रेखीय गति। अब ये ड़ है, ड़ से च तक एक सरल रेखीय गति हुई। चलिए आगे चलते हैं। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है: प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? देखिए उत्तर: तस्नीम को लचीली रबड़ और कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लचीले होते हैं, जिसके कारण इनमें खिंचाव आ सकता है। वह माप में गलतियां हो सकती हैं। सटीक सटीक माप के लिए उपकरण का स्थिर होना आवश्यक है। देखिए बच्चों, अगर तस्नीम ये
लचीली रबड़ या कपड़े से मापन के लिए मीटर तैयार करती है, मीटर का पैमाना, तो ये लचीले होते हैं, स्थिर माप नहीं आ पाएगा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे इसको नापना है तो अगर ये खिंचाव है तो ये ज़्यादा आ सकता है, और यदि कई बार कम भी। तो सही नाप के लिए ज़रूरी है कि उपकरण में स्थिरता रहे, वो इधर उधर लचीला ना हो। तो बच्चों, अब हम प्रश्न 13 करते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल यानी कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। उत्तर, खेल की योजना। अब देखिए, कार्ड पर विभिन्न मात्रक जैसे एम, सीएम, केएम यानी कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि लिखे होंगे। खिलाड़ियों को इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। यदि क्रम सही रहा तो 10 अंक मिलेंगे, अन्यथा 0 अंक प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।